डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण यानी कि एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। जो धातुएं होती हैं, धातु के बारे में आप जानते हैं, कई तरह के धातुएं होती हैं। लोहा है, ठीक है, लोहे को Fe से लिखते हैं। जिंक है, जिंक को Zn से लिखते हैं, ठीक है। कॉपर यानी कि तांबा, उसको Cu से लिखते हैं। तो धातुओं के साथ अम्ल कैसे अभिक्रिया करता है और क्षारक कैसे अभिक्रिया करता है, आज हम ये देखेंगे। तो उसके लिए ये एक क्रियाकलाप इसमें दिया हुआ है। तो क्रियाकलाप में क्या है कि इस तरह से हमें जो सारा हमारा जो उपकरण होता है ना, उसको व्यवस्थित करना होता है इस टाइप से, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें आप देखो, इसमें ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये एक टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में क्या डाला हुआ है? टेस्ट ट्यूब यानी कि जिसको हिंदी में परख नली कहते हैं। परख नली में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला आपको ध्यान होगा H2SO4, हमने शुरू में भी किया था और मैंने आपका ध्यान दिलाया था जब अम्लों के नाम दिए हुए थे उसमें। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4। तो ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या मतलब है? अब तनु का क्या मतलब है इसमें? तनु का मतलब है कि इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, पानी ज़्यादा है, अम्ल की मात्रा कम है। तो उससे क्या होता है कि अम्ल का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है अगर उसमें पानी ज़्यादा मिला दिया जाए तो। और उसमें हमने डाले हैं दानेदार जिंक के टुकड़े। और जिंक का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, जिंक का जो प्रतीक है वो बताया था आपको Zn, ठीक है। तो जिंक के कुछ टुकड़े इसमें डाले और ये हम जो जिंक के टुकड़े इस तरह से, जिंक के जब हम टुकड़े डालते हैं इसके अंदर तो एकदम से गैस बननी शुरू हो जाएगी। और गैस का कैसे पता चलेगा कि गैस बन रही है? गैस का पता चल जाएगा ये बुलबुले देखकर। आप देख रहे हो इसमें लिखा भी हुआ है हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, ठीक है। ये बुलबुले निकलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन गैस ही है? ठीक है, बुलबुले तो निकलेंगे उसमें से और बुलबुले देखकर आप ये समझ जाओगे कि ये गैस निकल रही है इसमें से, लेकिन वो हाइड्रोजन गैस ही है। उसके लिए एक टेस्ट किया जाता है। उसके लिए टेस्ट क्या है? आप ये देख रहे हो कि यहाँ से ये एक कोर्क लगाया है टेस्ट ट्यूब के मुंह पर, परख नली के मुंह पर कोर्क लगाया हुआ है। कोर्क क्या है? एयर टाइट कर देता है इसको, ठीक है, इसमें से हवा बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन इस कोर्क में एक छेद है और इस छेद में ये ऐसी एक ट्यूब लगाई हुई है, ठीक है। इस छेद में ये ट्यूब है। इस ट्यूब में से जो गैस के बुलबुले यहाँ पर बनेंगे वो इस ट्यूब में से होकर जाते हैं और यहाँ से होते हुए, इसमें से होते हुए वो यहाँ आते हैं, ठीक है। और वो गैस जो है जब ऊपर बाहर निकलेगी, ठीक है, वो हम यहीं पर भी कर सकते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है कि हमें कोर्क लगाना है, हम यहाँ पर भी ये टेस्ट करके देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस है या कोई और गैस है। लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए ये हाइड्रोजन गैस के चेक करने के लिए इस तरह का ये हमने ट्यूब लगाई। और ये ट्यूब जब यहाँ पर आकर इसमें से बुलबुले निकलते हैं तो इसके पास हम एक मोमबत्ती या माचिस की तीली जलती हुई, ठीक है, आपने मोमबत्ती जलानी है या माचिस की तीली जलानी है और उस जलती हुई माचिस की तीली या मोमबत्ती को इन जो बुलबुले यहाँ से निकल रहे हैं उसके पास ले जाते हैं। तो जो गैस निकल रही है यहाँ से वो गैस भी जलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और आवाज़ आती है कैसी? इस तरह की आवाज़ आती है, फट फट की, ठीक है, फट 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 इस तरह की आवाज़ आती है, ठीक है। तो ये टेस्ट है हाइड्रोजन गैस का। अगर कोई गैस है और उसके पास जलती हुई माचिस की तीली या जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर फटफट की ध्वनि के साथ जो गैस है वो जलना शुरू हो जाती है, तो वो गैस हाइड्रोजन गैस होती है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील गैस है। ज्वलनशील का क्या मतलब? जो खुद जलती है। अगर आपके पास हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर है, ठीक है, आप उसके अंदर एक माचिस की तीली डाल देते हो जलाकर, तो वो पूरे सिलेंडर के अंदर जितनी भी गैस है ना वो सारी जलनी शुरू हो जाएगी। तो हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील है, ठीक है। ये एक एक्टिविटी है। तो इससे आपने क्या देखा? इससे हमने ये देखा कि जब अम्ल के साथ धातु अभिक्रिया करती है, या हम कह सकते हैं कि धातु के साथ, हम ये भी कह सकते हैं कि जब धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये सीखा, जो हमने हमारा मेन टॉपिक था आज, कि अम्ल और धातु क्षारक के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो अभी हमने सिर्फ धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया के बारे में देखा है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से सारा सेटअप करके ये उपकरण को ऐसे लगाकर हम यहाँ पर अम्ल की जगह पर
क्षारक भी ले सकते हैं। क्षारक का सॉल्यूशन क्षारक का विलयन बना लेते हैं और वो डाल लेते हैं, और तब हम देख सकते हैं कि धातु के साथ क्षारक अभिक्रिया कर रहा है या नहीं कर रहा। और ज़रूरी नहीं है कि सभी क्षारक अभिक्रिया करेंगे और सभी अम्लों की अभिक्रिया भी एक जैसी होगी। अगर यहाँ पर हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया था, ठीक है, और दानेदार जिंक लिया था, जो धातु ली थी, लेकिन हम धातु कोई और भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें जिंक लेनी है। अलग अलग धातुओं की अभिक्रिया अलग अलग तरह से होती है। किसी की अभिक्रिया तो तेज़ होती है, बुलबुले बहुत जल्दी जल्दी निकलने शुरू हो जाते हैं, और किसी की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। अगर कोई धातु कम क्रियाशील है तो उसकी अभिक्रिया थोड़ी कम तेज होती है, मतलब तेज नहीं होती है, धीमी होती है, तो उसमें बुलबुले कम निकलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं अभिक्रिया के द्वारा कि किस तरह से अम्ल या क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, और इसके लिए ये एक सिंपल सा समीकरण लिखा है, रासायनिक समीकरण। और ये रासायनिक समीकरण हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है, यहाँ हमने कौन सा अम्ल लिया था? यहाँ हमने अम्ल लिया था H2SO4। ठीक है, और धातु कौन सी ली थी हमने? धातु हमने ली थी जिंक। जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हमने क्या देखा? हाइड्रोजन गैस बनी, और वो हाइड्रोजन गैस कहाँ से आई? हाइड्रोजन गैस आई यहाँ से, ये हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक है, अब जो बचा इसमें अम्ल में क्या बचा? ये SO4, वो जिंक के साथ लवण बना लेता है, जिंक सल्फेट। ठीक है, तो ये अभिक्रिया होती है। यहाँ इसको शब्द समीकरण के रूप में लिखा हुआ है। आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि शब्द समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण क्या होता है। जब हम उसको किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके जो उसमें भाग लेने वाले अभिकारक हैं और उत्पाद हैं, उनके प्रतीक या फॉर्मूले सूत्र के रूप में लिखते हैं तो वो रासायनिक समीकरण है। लेकिन अगर हम सिंपल ऐसे नाम के रूप में लिख देते हैं तो वो शब्द समीकरण है। तो ये आपको शब्द समीकरण लिखकर बुक में दिखाया हुआ है। ठीक है, कि धातु और अम्ल की अभिक्रिया होने से हाइड्रोजन गैस निकलती है और साथ में उस धातु का लवण बनता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अम्ल और धातु की अभिक्रिया का। लेकिन इसके बाद है क्षारक और धातु की अभिक्रिया। तो इसी तरह से ही बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्रियाकलाप कर सकते हैं। एक परख नली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े रखिए, उसमें 2 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिलाकर उसको गर्म करना है यहाँ पर थोड़ा सा। ठीक है, और आप देखोगे कि उसमें भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और उसमें जो लवण बनता है उसका सूत्र है ये, क्योंकि हमने उसमें कौन सा विलयन लिया है? क्षारक का, और क्षारक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका फॉर्मूला है NaOH। ठीक है, तो इसका जल में इसका घोल बनाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उसको जिंक के टुकड़ों के ऊपर डालना है, तो उससे हाइड्रोजन गैस निकलेगी बिल्कुल उसी तरह से ही, और ये लवण बनेगा। लेकिन अब यहाँ एक बात ध्यान देने की ज़रूर है ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि सभी धातुएं सेम तरह से अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, तो उसी तरह से ही सभी धातुएं क्षारक के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती हैं एक ही तरह से। तो यहाँ जो ये इसमें आपको देखो लिखा भी हुआ है कि सभी अभिक्रियाएं धातुओं के साथ संभव नहीं है, ऐसी सभी क्रियाएं। ठीक है, यानी कि सभी क्षारक के साथ सभी धातुएं जरूरी नहीं है कि अभिक्रिया करें, कुछ ही धातुएं हैं जो क्षारक के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो ये हमारा टॉपिक था, अम्ल और क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट जो चीज़ देखेंगे वो है कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्षारक के साथ नहीं देखेंगे, सिर्फ अम्ल के साथ अभिक्रिया देखेंगे। ठीक है, तो धातु कार्बोनेट पहले आपको पता होना चाहिए क्या है। आप 2 तरह के सोडे आपको पता है, 2 तरह के सोडे होते हैं। एक होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3, जिसको हम मीठा सोडा भी कहते हैं और खाने वाला सोडा भी कहते हैं। ठीक है, ये तो है। और इसमें क्या है? ये है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आ रहा है ना ये। और धातु कार्बोनेट का उदाहरण है वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने का सोडा,
और उसका सूत्र है Na2CO3। ठीक है, और इसमें आप देखो हाइड्रोजन कहीं नहीं है, ये सूत्र है, ये एक एग्जाम्पल है धातु कार्बोनेट का। तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का उदाहरण मैंने आपको दिया यहाँ पर, दूसरी धातुओं के भी हो सकते हैं। ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट का उदाहरण दिया वो मैंने आपको दिया है सोडियम का, ऐसे ही सोडियम का ही कार्बोनेट भी आपको बताया है। तो हम अभिक्रिया देखेंगे कि ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा अभिक्रिया दिखाती हूँ कि किस तरह से अभिक्रिया होगी, उसको देखकर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि अभिक्रिया जो है वो किस तरह से ये होती है। उसके लिए छोटा सा प्रयोग है। जैसे आप ये देखो कि यहाँ पर मैंने इस कटोरी के अंदर सिरका लिया है, और जो सिरका है उसमें अम्ल, वो अम्ल का जलीय विलयन होता है। उसमें जल के अंदर सिरके को एसिटिक अम्ल को मिलाकर सिरका बनाया जाता है। और आप ये देख रहे हो सिरके में मैंने क्या डाला है, सिरके में मैंने डाला है बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा, और जिसका सूत्र मैंने आपको बताया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपने देखा कि इसको डालते ही किस तरह से, इसको डालते ही आप देखो ध्यान से दोबारा से, जैसे ही मैं सिरके में बेकिंग सोडा डालूंगी, खाने का सोडा डालूंगी, तो कैसे अभिक्रिया होगी। कैसे एकदम से आवाज़ भी आ रही होगी आपको इसमें, ये अभिक्रिया हो रही है। और इसमें हाइड्रोजन गैस, इसमें जो है ये जो बुलबुले निकले हैं ये गैस के निकले हैं। तो आपने देखा इसको कैसे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया हुई। ठीक है, कितनी तेज़ी से एकदम से बुलबुले निकलने शुरू हो जाते हैं, और वो बुलबुले निकलने का मतलब है कि उसमें गैस बन रही है। अब वो गैस कौन सी है, जैसे हमने पिछली जो हमने क्रियाकलाप पढ़ा कि किस तरह से अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है, तो जो गैस निकलती है उसको हमने टेस्ट करके देखा कि वो गैस हाइड्रोजन गैस है या दूसरी कोई गैस है, तो वो हाइड्रोजन गैस थी। लेकिन अब जो गैस निकल रही है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया से, वो कौन सी गैस है ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। और उसको चेक करने का भी एक तरीका है। एक तो आप वही कर सकते हो कि जलती हुई माचिस की तीली लेकर आ सकते हो उसके पास, तो वो अगर उसमें से वो गैस जलना शुरू हो जाती है पटपट की आवाज़ से, तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन गैस है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर वो हाइड्रोजन गैस नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या तरीका है उसको टेस्ट करने का, उसको चेक करने का कौन सी गैस है, उसके लिए ये तरीका यहाँ पर दिखाया हुआ है कि ये प्रयोग इसके अंदर किया जा रहा है। ये परख नली है, परख नली में सोडियम कार्बोनेट लिया है यहाँ पर। ठीक है, मैंने जो लिया था, मैंने लिया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और यहाँ पर लिया गया है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसमें से जो गैस निकली वो गैस यहाँ से बाहर आई। ठीक है, और उस गैस को यहाँ एक दूसरी परख नली ली हुई है, उस दूसरी परख नली में डाला हुआ है लाइम वाटर, चूने का पानी। ठीक है, उसमें क्या डाला है, चूने का पानी। चूने के पानी में जब ये गैस यहाँ से जो आ रही है वो जाती है, तो थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि चूने का पानी सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाता है, जैसे दूध का कलर होता है ना, वाइट वाइट सा, तो हम कहते हैं कि चूने का पानी दूधिया हो गया। ठीक है, और वो दूधिया हो गया, इसका मतलब है कि ये जो गैस निकल रही है ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, कौन सी गैस है ये, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चेक करने का ये तरीका है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब चूने के पानी में से गुजारा जाता है तो वो उसे दूधिया कर देती है। लेकिन अगर आप वो गैस बहुत देर तक लगातार उसमें से गुजारते रहते हो, तो जो उसके अंदर सफ़ेद रंग आया था हल्का हल्का, वो सफ़ेद रंग धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो उसका क्या कारण है, उसका कारण मैं आपको अभिक्रिया से समझाती हूँ। ये अभिक्रिया दी हुई है। पहली अभिक्रिया तो ये है कि जब सोडियम कार्बोनेट ने अम्ल के साथ अभिक्रिया की तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, और उसके साथ सोडियम का लवण भी बनेगा, सोडियम और ये क्लोरीन मिलाकर सोडियम क्लोराइड, और साथ ही जल भी बनेगा। ठीक है, अगर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसा कि मैंने आपको प्रयोग में दिखाया था, जो लिया था वो था बेकिंग सोडा, वाइट कलर का जो पाउडर था वो ये था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसकी जब अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो भी बिल्कुल यही सारे उत्पाद बनते हैं, सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
सिर्फ यहाँ संतुलित करने में आपको संतुलित करना पड़ेगा। जो ऊपर वाली अभिक्रिया है उसको संतुलित करोगे तो थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा दोनों में, ठीक है। ये तो हमने देख लिया प्रयोग में भी, लेकिन अब हम देखते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में से गुजारा जाता है तो कैसे अभिक्रिया होती है, सफ़ेद रंग क्यों आता है और ज़्यादा देर तक गुजारने से वो सफ़ेद रंग क्यों चला जाता है, उसके लिए ये अभिक्रिया है। ये है चूने के पानी का सूत्र, ठीक है। तो और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाती है तो ये उत्पाद बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। तो जब ये बनेगा तो वो सफ़ेद रंग का पाउडर यानी कि उसमें आ गया आपके विलयन में, जो परख नली में आपने लिया हुआ है, इसलिए उस विलयन का रंग सफ़ेद हो जाएगा। लेकिन जब आप लगातार कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से प्रवाहित करते रहते हो, ठीक है, आपके पास क्या आया, ये अभिक्रिया होने के बाद ये आ गया, इसमें से आपने और कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजार रहे हो आप, तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो भी सफ़ेद रंग का पाउडर है, लेकिन वो जल में घुलनशील है। तो जो जल यहाँ पर था ये बनने के बाद इसमें घुल जाता है, इसलिए कोई सफ़ेद रंग नहीं रहता है। वो सफ़ेद रंग जो आया था वो यहाँ से ख़त्म हो जाता है। इसलिए तो दोबारा से आपको बताती हूँ कि जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में से गुजारा जाता है तो पहले कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो सफ़ेद रंग का होता है, इसलिए चूने का पानी दूधिया हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारने पर। लेकिन अगर बहुत देर तक उस दूधिया पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाती रहेगी तो उसमें बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो जल में घुलनशील है, इसलिए जो सफ़ेद रंग आया था वो सफ़ेद रंग चला जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट कर सकते हैं कि जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है या कोई और है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ये फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये फॉर्मूला 3 पदार्थों का होता है। चूने का पत्थर, खड़िया यानी कि चोक, चोक को तो आप जानते हो, चोक को खड़िया कहते हैं हिंदी में, और संगमरमर भी आप जानते हो, ठीक है। इन तीनों का फॉर्मूला सेम है यही, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ही बोला जाता है इनके फॉर्मूले को भी। तो इस तरह से जो हमने अभिक्रिया देखी किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट की। लेकिन आप इसके अलावा कोई भी धातु कार्बोनेट या कोई भी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट ले सकते हो और उसकी किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो उत्पाद यहीं आएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल तो होगा ही, और साथ में जो लवण होगा वो लवण उस धातु का लवण होगा। यहाँ हमने सोडियम कार्बोनेट धातु ली थी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ली थी, इसलिए हमारा लवण सोडियम का आया था। अगर आप कोई दूसरी धातु का कार्बोनेट लोगे तो हमारा लवण उसी धातु का आएगा यहाँ पर। तो इसको आप अच्छे से लिखकर समझ सकते हो, अच्छे से इसको लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हो नोटबुक में। आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।